So hello guys, welcome to my new YouTube video. Hope you liked my first part of the chapter 6 staffing. So today we are doing part 2. Today we will complete the staffing process which we left in the previous video. So guys, please do like, share, comment, subscribe to my YouTube channel. It would mean a lot to me. And yes, let's start. So yeah, we started with the chapter 6 staffing. हमने कुछ key pointers पहले भी पढ़े थे. First key pointer that we read in the previous video was that finding the HR. The HR stands for human resource. तो हमने first part में भी समझा था ये वाला की पॉइंट. देन हमने पुटिंग द पीपल एट जॉब्स, हमने ये भी पढ़ा था पुटिंग द पीपल एट जॉब्स. एंड हमने ये वाला पॉइंट भी पढ़ा था दैट इट एक्ट एज अ फंडामेंटल क्रिटिकल ड्राइव. एक नया पॉइंट जो इसमें ऐड हुआ है वो ये वाला पॉइंट है. इट इज स्टाफिंग शुड बी डन इन द प्रॉपर मैनर बिकॉज परफॉर्मेंस of its organization depend upon the performance of employees. ये वाला पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है स्टाफिंग इतनी जरूरी है, स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. जैसे हमने इधर पढ़ा कि स्टाफिंग कैसा फंक्शन है, फंडामेंटल क्रिटिकल फंक्शन है. तो स्टाफिंग को हम बहुत प्रॉपरली करें. किस वे में करें? प्रॉपर वे में करें. क्योंकि स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, हम लोगों को हायर करते हैं, हम एचआर को हायर करते हैं. अगर हमारे एचआर प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, अगर हमारे एम्प्लॉइज फर्म के प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, तो डू यू थिंक दैट द टारगेट ऑफ द फर्म और द कंपनी विल बी अचीव्ड? नो, इट वोंट बी अचीव्ड. सो इसलिए कहा जाता है स्टाफिंग को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए. स्टाफिंग शुड बी डन इन अ प्रॉपर मैनर. और ये क्योंकि जो परफॉर्मेंस है किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस किसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है? एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस पे. आपको याद है ये वाला कंसेप्ट हमने एक प्रिंसिपल में भी पढ़ा था चैप्टर 2 के. तो हमें एक ये बात ध्यान रखनी है कि स्टाफिंग कौन से मैनर में हो, प्रॉपर मैनर में हो. क्योंकि परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स एम्प्लॉयज. सो आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है. अब हम वही अपना नॉर्मल प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं. हमने लास्ट फोर्थ स्टेप पे छोड़ा था स्टाफिंग प्रोसेस के. फोर्थ स्टेप था प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. अब हम फिफ्थ स्टेप पे कंटिन्यू करते हैं. फिफ्थ स्टेप है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. हम एक एक पहले एक वर्ड को समझते हैं, देन दूसरे वर्ड को समझेंगे. हम ट्रेनिंग को समझेंगे. ट्रेनिंग का क्या मतलब है? अपग्रेड करना, अपने तरीकों को अपग्रेड करना. हम ट्रेनिंग क्यों करते हैं? हमें अपग्रेड करना होता है, अपनी नॉलेज अपग्रेड करनी है, अपने वेज अपग्रेड करने हैं, अपनी पर्सनालिटी अपग्रेड करनी है. हमें अपग्रेडेशन हम कैसे लाते हैं अपने अंदर? ट्रेनिंग के लिए. अगर कोई भी कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग क्यों देती है? जिसकी वजह से वो अपग्रेड कर सके अपने वर्क में, वो अपग्रेडेशन कर पे. और अगर बार बार अपग्रेडेशन होती रहेगी, अगर रिपीट होती रहेगी, कौन सी प्रोसेस? अपग्रेडेशन की. इससे क्या होगा? इससे हमारी ग्रोथ होगी, हमारी इससे ग्रोथ होगी. राइट, वी विल ग्रो. तो हमने क्या पढ़ा? जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का मतलब होता है अपग्रेडेशन. अगर हम अपग्रेड करते रहेंगे, कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को क्यों ट्रेनिंग पे भेजती है? अपग्रेडेशन के लिए. और वो अगर अपग्रेडेशन बार बार रिपीटेड फेज पे होता रहेगा तो उससे ग्रोथ होती है. ग्रोथ किसकी होती है? एम्प्लॉय की होती है. ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट होती है? किसकी डेवलपमेंट होती है? एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होती है. अगर मैं बार बार ट्रेनिंग पे जाती रहूंगी एंड आई विल लर्न सम और दी न्यू थिंग्स एवरी डे, और ये रिपीटेडली करती रहूंगी, तो मेरी डेवलपमेंट हो रही है, मेरी पर्सनल डेवलपमेंट हो रही है, मेरी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट हो रही है. सो आई एम इन द फेज ऑफ ग्रोथ. तो हमने दो वर्ड्स को, कौन से दो वर्ड? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को हमने इंटरलिंक करा बाय द वर्ड रिपीट. कौन सा वर्ड है? हमने रिपीट से दोनों को इंटरलिंक करा.
आजकल का टाइम क्या हो रहा है, हमारा जो फोकस है वो किसके ऊपर है, करियर के ऊपर ज्यादा है। जो आजकल की जो जनरेशन्स हैं वो किस पे फोकस करिए, वो करियर्स पे फोकस करिए। वो ये नहीं कि यार अभी हमें कहीं भी जॉब मिल जाए हम वहां पर ज्वाइन कर लेते हैं। वो अपनी ग्रोथ देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर ईयर्स में क्या मेरी ग्रोथ पॉसिबल है इस पर्टिकुलर कंपनी में। तो आजकल का जो फोकस है वो करियर पे है, मतलब वो डेवलपमेंट क्या है, क्या मैं डेवलप कर सकती हूँ इस कंपनी में। बिकॉज अगर मेरी डेवलपमेंट हो रखी होगी तो मैं डिफरेंट कंपनीज में एनरोल कर सकती हूँ। तो अपग्रेडेशन को आप समझते हैं, व्हाट इज अपग्रेडेशन? अपग्रेडेशन मीन्स वर्क ऑन कैंडिडेट्स एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। वर्क ऑन कैंडिडेट्स एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी का क्या मतलब है? जो भी फर्म है वो अपने एम्प्लॉयज की जो भी एबिलिटी है और उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर काम करती है। अगर मुझे पता है कि मेरा जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी रन कर रही हूँ, मुझे पता है तो अपग्रेडेशन हमने पढ़ा कैंडिडेट एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। अब मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं एक फर्म को रन कर रही हूँ, मैं एक बिजनेस रन कर रही हूँ, मैं एक कंपनी रन कर रही हूँ। उसमें अगर मैं एम्प्लॉय की वीकनेस पढ़ती हूँ, क्या इस एम्प्लॉय की वीकनेस है कि ये ना पब्लिक से इंटरेक्ट प्रॉपरली नहीं कर पाता, तो मैं उसके कौन से बिहेवियर पे वर्क करूंगी, जो पब्लिक रिलेशंस है मैं उस साइड पे वर्क करवाऊंगी उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए। क्योंकि हमने पढ़ा अगर एम्प्लॉय प्रॉपरली वर्क करेगा जब भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली वर्क कर सकती है। तो हम वर्क करेंगे कैंडिडेट्स एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, जो भी उसकी एबिलिटी है। अगर उसके पास उसने कोई स्किल्स सीख रखी है, लेट्स टेक उसने कोडिंग सीख रखी है या उसने ऐप डेवलपमेंट का कोर्स कर रखा है, जो भी है, अगर मैं ट्राई करूंगी कि उसमें वो एक्सेल कर सके और वो कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन दे दे मेरी ऑर्गेनाइजेशन को, मेरी फर्म को, वो कि वो रिमार्केबल हो, तो ये होता है अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन किस पे करी जाती है? स्किल्स पे करी जाती है। अपग्रेडेशन स्किल्स पे होती है और किस पे होती है? कैपेबिलिटीज पे होती है। जैसे हमने इधर भी पढ़ा कि अपग्रेडेशन मींस वर्किंग ऑन एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, वही बात इधर है कि अपग्रेडेशन मींस वर्किंग ऑन स्किल्स और कैपेबिलिटी। अगर इसका मैं और कॉम्पैक्ट फॉर्म की बात करूं तो क्या मतलब है अपग्रेडेशन का? अपग्रेडेशन का मतलब ट्रेनिंग, सॉरी ट्रेनिंग का मतलब अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन का क्या मतलब है? इम्प्रोवाइज्ड हिज कैपेबिलिटी, जितनी भी उसकी कैपेबिलिटी है उसको और इम्प्रूव करना। अगर वो अभी फिलहाल 100 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है तो मैं ऐसी ट्रेनिंग दूंगी, मैं ऐसी अपग्रेडेशन दूंगी उसे कि वो आने वाले ट्रेनिंग फेज के बाद में वो 150 100 यूनिट, सॉरी 150 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सके, 200 यूनिट प्रोड्यूस कर सके, कि उसका जो आउटपुट है, जो उसकी पोटेंशियल है, जो उसके क्रेडेंशियल्स है, वो और इम्प्रूव हो जाए। तो अब हम एक बात और ये पढ़ते हैं कि जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग प्रोविजन इज ऑर्गेनाइजेशन ड्यूटी। ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना किसकी ड्यूटी? ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी। जैसे मैंने बोला कि मैं एक फर्म रन कर रही हूँ तो मैं अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दूँ, वो किसकी ड्यूटी है? वो मेरी ड्यूटी है, वो किसी और की ड्यूटी नहीं है। मतलब वो कैंडिडेट की ड्यूटी नहीं है बट वो मेरी ड्यूटी है। बट डेवलपमेंट करना वो कैंडिडेट पे डिपेंडेंट है। अगर मैं उसे ट्रेनिंग देती रहूं देती रहूं देती रहूं, वो ट्रेनिंग लेता रहे, ठीक है, बट उसे वो रियल लाइफ में एक्सपीरियंस ना कर पाए, वो उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट ना कर पाए, क्या वो डेवलप कर सकेगा? क्या वो ग्रो कर सकेगा? नहीं ग्रो कर सकेगा। तो डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन द कैंडिडेट, बट वेयर एज ट्रेनिंग डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू हिज एम्प्लॉयज, राइट? तो अब हमने फिफ्थ स्टेप पढ़ लिया स्टाफिंग प्रोसेस का। अब आते हैं सिक्स्थ स्टेप स्टाफिंग प्रोसेस का। सिक्स्थ स्टेप है परफॉर्मेंस अप्रेजल। पहली बात, अप्रेजल का क्या मतलब होता है? दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को देखना, टू सी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेट मी राइट हियर, अप्रेजल मींस दोनों चीज, प्रोज भी एंड कॉन्स भी। आई नो, आई गेस आप लोगों को पता है प्रोज एंड कॉन्स क्या होता है। प्रोज एंड कॉन्स मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, दोनों पता है, ठीक है। अब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के स्टेप में क्या करते हैं? इवैल्यूएट करते हैं। क्या इवैल्यूएट करते हैं? हम परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं।
वी इवेलुएट परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस को देखते हैं, वी ओवरसी दी परफॉर्मेंस। कौन सी परफॉर्मेंस? करंट परफॉर्मेंस या फिर पास्ट परफॉर्मेंस? करंट परफॉर्मेंस की वर्क प्लेस पे वो एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है, और उसकी पास्ट परफॉर्मेंस या तो उसने सीवी में लिखी होगी या उसने रिज्यूमे में भी लिख के दी होगी, कुछ तो करके दिया होगा, या फिर ट्रेनिंग के फेज में। मैं इन तीन जगह, ये जो तीन जगह है, इन तीन जगह में से उसकी पास्ट की ट्रेनिंग देखूंगी कि उसने कैसी उसकी पास्ट की परफॉर्मेंस रही, और करंट परफॉर्मेंस में देखूंगी कैसे वर्क प्लेस पे वो कैसे काम कर रहा है। अब हम इवेल्युएट करते हैं, किसको बेंचमार्क मानते हैं? जो भी हमने प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स हैं, कि जैसे कि यार एक इंसान है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने इधर एक एग्जांपल ले रखा है उससे समझाऊंगी, बट एक बात समझो पहले। प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स मतलब जो भी स्टैंडर्ड्स, जो भी बेसलाइन कंपनी ने फिक्स कर रखी है, उसके बेसिस पे मैं क्या करूंगी? परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करूंगी। कौन से स्टेप पे करूंगी? परफॉर्मेंस अप्रेजल के स्टेप पे करूंगी। अब आपको इस एग्जाम्पल से और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 100 इज प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, 100 प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स है। 100 क्या? 100 यूनिट्स है, ठीक है। 100 यूनिट्स प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड है, पर वर्कर 100 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करनी है। एक एम्प्लॉय है ए, जो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? 110 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये तो जो हमने बेस लाइन बनाई थी 100, ये जो हमने बेंचमार्क बनाया था, उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब उसे हम क्या देंगे? उसे हम प्रमोशन देंगे, क्योंकि जो हमारा प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड है क्या है? 100। उसके बेसिस पे हमने उसकी परफॉर्मेंस इवेलुएट करी। कौन सी परफॉर्मेंस इवेलुएट करी? करंट। और हमने देखा वो 110 प्रोड्यूस कर रहे, ये तो मतलब ज्यादा है। जो हमारा प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स है उससे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसे हम क्या देंगे? उसे हम परफॉर्मेंस देंगे, सॉरी, उसे हम प्रमोशन देंगे। अब एक वर्कर है बी, जो सिर्फ 100 चाहिए तो वो 100 ही प्रोड्यूस करो, उसे कुछ भी नहीं देंगे। उसके उसे उसकी नॉर्मल फीस दे देंगे, या सॉरी नॉर्मल सैलरी दे देंगे उसे। अब एक वर्कर है सी, वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 80। अब 80 तो बहुत कम है ना 100 यूनिट से, वो 20 यूनिट्स कम प्रोड्यूस कर रहा है वर्कर सी। उसका मतलब उसे ट्रेनिंग पे दोबारा भेजा जाए। ट्रेनिंग पे भेजेंगे तो क्या होगा? ट्रेनिंग से हमने एक वर्ड पढ़ा था, अगर हम उसे ट्रेनिंग पे भेजेंगे तो वो अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सके, वो बेटर स्किल से सीख सके, जिसकी वजह से वो कितने यूनिट प्रोड्यूस कर लें? जितने भी बेस लाइन में थे, जो थे 100, हम सी को ट्रेनिंग पे भेजेंगे। क्यों ट्रेनिंग पे भेजेंगे? क्योंकि वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सके। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल से हमारी तीन सिचुएशन होती है, या तो हम प्रमोशन देते हैं, जो हमने केस ए में पढ़ा, वर्कर ए के केस में, या हम उसे ट्रेनिंग को भेज देते हैं, जो हमने वर्कर सी के केस में पढ़ा, या फिर उसे हम कंपेंसेशन, उसे नॉर्मल उसकी सैलरी देते रहते हैं, जो हमने वर्कर बी के केस में पढ़ा। तो आई गेस आपको ये वाली चीज यहाँ तक कंप्लीट होगी। ये ना कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एनसीईआरटी के की पॉइंटर्स है, जो सीबीएसई बहुत फ्रीक्वेंटली अपने क्वेश्चन पेपर्स में पूछती है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या क्या डिफाइन करता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल तीन चीजों को डिफाइन करता है। पहला है डिफाइनिंग जॉब्स, सेकंड है अप्रेजिंग परफॉर्मेंस, थर्ड है प्रोवाइडिंग फीडबैक। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, परफॉर्मेंस अप्रेजल तीन चीजों को डिफाइन करता है। जॉब को डिफाइन करता है, अप्रेज करता है परफॉर्मेंस को बताता है परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। थर्ड प्रोवाइडिंग फीडबैक, और फीडबैक प्रोवाइड करता है। कौन सा फीडबैक? जो हमने अभी इधर देखा ना, ये वाला फीडबैक। ये फीडबैक जैसे प्रमोशन हो गया आपका, या फिर आपका ट्रेनिंग हो गया, या फिर आपका कंपनसेशन हो गया, ये किसका पार्ट है? प्रोवाइडिंग फीडबैक का पार्ट है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या करता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल आपका, एक सेकेंड, हाँ, परफॉर्मेंस अप्रेजल आपकी तीन चीज करता है। डिफाइन जॉब्स करता है, परफॉर्मेंस को अप्रेज करता है, और फीडबैक को प्रोवाइड करता है। अब आते हैं सेकेंड लास्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस, जिसका नाम है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। बहुत छोटा सा स्टेप है। हमने अभी ऊपर एक लाइन पढ़ाई थी कि आजकल करंटली क्या हो रहा है, लोग ना ग्रोथ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मॉनेटरी टर्म्स के अलावा ग्रोथ भी देखी जा रही है, बच्चे ग्रोथ भी देख रहे हैं, क्या मैं इस कंपनी में ग्रो कर पाऊंगा फ्यूचर में या नहीं। तो हम विजुलाइज कर रहे हैं, क्या विजुलाइज कर रहे हैं? फ्यूचर की ग्रोथ। हम फ्यूचर की ग्रोथ को मोस्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं।
क्या मेरी फ्यूचर की ग्रोथ इस ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल है या नहीं। मतलब हम प्रमोशन और करियर प्लानिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अब मैनेजमेंट में एम्प्लॉयर जिसके अंडर काम कर रहा है उसकी क्या ड्यूटी है, एनकरेज करते रहना, बूस्ट करते रहना, मोटिवेट करते रहना। ऑब्वियसली अगर हम नॉर्मल अपनी लोगों की भी बात करें तो टीचर की क्या ड्यूटी होती है, आप लोगों को कॉन्टिन्यूसली बूस्ट करते रहना कि अपना पोटेंशियल आप 100% यूज कर सको। और एम्प्लॉय का क्या काम होता है, उसके फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज करना। तो हमने इस स्टेप पे बस छोटी सी बात सीखी कि जो लोग हैं आजकल क्या कर रहे हैं, अपने लॉन्ग टर्म करियर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और करियर प्लानिंग किस पे, करियर प्लानिंग पे फोकस कर रहे हैं, उसे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और हमने एक ये वाला पॉइंट पढ़ा, ठीक है, कि एम्प्लॉयर को एनकरेज करना चाहिए, बूस्ट करना चाहिए एम्प्लॉय को, जिससे एम्प्लॉय अपना फुल पोटेंशियल यूज कर सके। अभी लास्ट स्टेप है हमारा स्टाफिंग प्रोसेस का, ये है कंपेंसेशन। कंपेंसेशन का क्या मतलब है, जो भी पेमेंट, ऑल फॉर्म्स ऑफ पेज एंड रिवॉर्ड्स, जिस भी तरीके से तुम कंपेंसेट करोगे एम्प्लॉयज को, जो एम्प्लॉय तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है उसको तुम किस तरीके से रिवॉर्ड दोगे, किस तरीके से कंपेंसेट करोगे। ऑल फॉर्म, बहुत फॉर्म्स क्या करती हैं, क्या कहती हैं कि भाई हम आपका LIC में शेयर करवा देंगे, या तुम्हारा आपका कुछ में कोई एसेट खरीद के दे देते हैं, या उसे नॉर्मल कैश दे देते हैं, या कोई चेक दे देता है। तो जो डिफरेंट काइंड ऑफ पेमेंट है इन सबको हम कंपेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन सबको हम, कंपेंसेशन। कंपेंसेशन किस पे डिपेंड करता है, वर्थ ऑफ जॉब ऑब्वियसली। क्या मैं मैकेनिक को और CEO को सेम सैलरी मिल रही होगी, नहीं, दोनों को डिफरेंट सैलरी मिल रही होगी। ये सैलरी किस पे डिपेंड करती है, कितनी वर्थ है, कितनी वैल्यू है उस जॉब की। ऑब्वियसली CEO की अपनी अलग वैल्यू है, मैकेनिक की अपनी अलग वैल्यू है, राइट। अब हम जो पेमेंट है, दो टाइप के पेमेंट हम पढ़ेंगे चैप्टर में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। या तो हम डायरेक्टली जो वर्कर है उसे हम डायरेक्टली पे कर देते हैं कैश में, जो हम कैश में पे कर देते हैं, या फिर उसे हम इनडायरेक्टली पे करते हैं। इनडायरेक्टली कैसे, LIC में, सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो गया, कोई प्रोविडेंट फंड हो गया, या उसे कोई गिफ्ट दे दिया हमने कि हम मंथली तुझे हर मंथ में एक एप्पल की iWatch दे देंगे, या बहुत मैनी मोर इंसेंटिव्स। ये इनडायरेक्ट पेमेंट बहुत बहुत लार्ज कंपनी जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज होती है वो ये फॉर्म फॉलो करती है टू इनकरेज। अब कैश में सैलरी हो सकता है, कमीशन हो सकता है, वेजेस हो सकता है एंड मैनी मोर। ठीक है, अब जो हमारा हमने कैश पढ़ा, जो हमने डायरेक्ट पेमेंट पढ़ी, ये दो टाइप की होती है। दो टाइप की, या तो टाइम बेस्ड होगी या परफॉर्मेंस बेस्ड होगी। टाइम बेस्ड मतलब हम उन्हें कैसे देंगे, या तो वीकली, जैसे वीकली वर्कर की सैलरी फिक्स्ड होती है, डेली भी फिक्स्ड होती है कि डे वाइज होगी, मंथली होती है, ईयरली। जनरली लोगों की मंथली सैलरी फिक्स होती है कि मंथली यू विल अर्न 1 लाख रुपीज, 70,000 रुपीज। या फिर या तो हम टाइम बेस्ड देंगे या परफॉर्मेंस बेस्ड देंगे। हमने परफॉर्मेंस बेस्ड हमने एक प्रिंसिपल में भी पढ़ा था चैप्टर 2 के। कौन सा प्रिंसिपल था, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। मतलब जो हमने पढ़ा था कि दो एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं एक फर्म में, अगर एक एम्प्लॉइज 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा एम्प्लॉइज 20 यूनिट्स, वो 80 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो 20 यूनिट्स का जो डिफरेंस है वो मोटिवेट करेगा एम्प्लॉय B को कि वो काम करे और वो ज्यादा पैसे कमाए। तो उस टाइम क्या हो रहा था, जितने यूनिट वो प्रोड्यूस कर रहे थे, अगर कोई एक वर्कर है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, और कोई एक A वर्कर है, वो कितने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, कितने 100 यूनिट्स वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो उसको सैलरी है, जैसे कि एक यूनिट की उसे 8 रुपए मिलेगी, तो हम उसे कितने रुपए दे रहे हैं, उसे हम 800 रुपए देंगे। तो इस टाइम क्या हो रहा है, हम उसे परफॉर्मेंस, जितना उसने परफॉर्म किया हम उसके बेसिस पे पैसा दे रहे हैं। हम उसे ये नहीं बोल रहे कि वीकली पैसा मिलेगा, मंथली मिलेगा, ईयरली मिलेगा। हम उसे बोल रहे हैं तो अगर 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है तो तू प्रोड्यूस कर, हम तुझे 1000 के हिसाब से पैसे देंगे। तो अगर हम ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं तो उसे हम बोलते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड। अब कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, बहुत सारी फर्म्स जैसे बिग MNCs जो होती हैं, जो बिग कंपनीज होती हैं, वो यही करते हैं कॉम्बिनेशन, कि तुम्हारी ये तो फिक्स्ड है ही, और तुम्हें एक परफॉर्मेंस बेस्ड में भी कुछ एक्स्ट्रा दे दिया, या फिर वो कुछ तुम्हें, जैसे हमने इधर पढ़ा था ना, डायरेक्ट में इनडायरेक्ट पेमेंट कर देते, कोई एप्पल की वॉच दे देता है, ये सब चीजें। अब लीगल लॉज हैं, लाइक लेबर लॉज हैं, हमें ये हमेशा ध्यान में
रखते हुए पैसे देने होते हैं। लीगल लॉज मतलब जैसे लेबर लॉ एक एग्जांपल है, चाहे तुम वीकली दो चाहे तुम परफॉर्मेंस बेस्ड लो, लेबर लॉज कहता है कि मिनिमम इतनी पेमेंट आपको एक वर्कर को देनी चाहिए ही चाहिए। तो हमें वो तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा, चाहे हम टाइम बेस्ड फॉलो करें या हम परफॉर्मेंस बेस्ड फॉलो करें। तो हमें ये जैसे जो लीगल के लॉज है कि इतनी मिनिमम पेमेंट देनी ही देनी है, तो वो तो देनी ही पड़ेगी, चाहे वीकली दे चाहे मंथली दे चाहे ईयरली दे या चाहे परफॉर्मेंस के बेसिस पे दे। सो आई होप आपको आज का लेसन बहुत अच्छा लगा होगा। आज हमने स्टाफिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब आपको लास्ट वीडियो में जो पार्ट 1 था, मैंने आपको एक बताया था कि ये एक एक्रोनिम है, इसको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, तो मैं आज बता देती हूँ। मिसेस पीटी पीपीसी से क्या पढ़ते हैं? मिसेस पीटी पीपीसी। ये एक्चुअली है क्या, पहले तो मैं आपको ये समझा देती हूँ। अब जो कोई भी बच्चा जिसकी लर्निंग स्किल्स कम है, ऑब्वियसली ऐसे ही होता है, बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमेम्बर ऑल थिंग्स, क्योंकि ये भी चैप्टर भी बहुत लेंदी है। अगर शॉर्ट टाइम के लिए तुम रिमेम्बर कर सकते हो, बट व्हेन यू हैव टू गिव और अपीयर फॉर द एग्जाम्स, आपका सिलेबस बहुत ज्यादा होता है और इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ये रिमेम्बर ईच एंड एवरी स्टेप, राइट? हमें हेडिंग्स ही भूल जाते हैं हम लोग, तो कंटेंट याद रह जाता है बट हेडिंग्स भूल जाते हैं। इसलिए हेडिंग्स को याद रखने के लिए मैंने ये एक एक्रोनिम बनाया है, ये एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है जिससे आप बहुत इजीली याद कर सकते हो। इसको कैसे रीड करते हैं? इसे हम रीड करते हैं मिसेस पीटी पीपीसी। मिसेस पीटी पीपीसी, ये प्लस का साइन है, ये जो बीच में मैंने बनाया है ना, ये इधर प्लस का साइन है, मतलब मिसेस पीटी पीपीसी। मिसेस पीटी पीपीसी को हम कैसे एक्सपैंड करेंगे? एम से इधर क्या मतलब, जो फर्स्ट स्टेप था तुम्हारा स्टाफिंग प्रोसेस का, दैट इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, उसका एक्रोनिम है। अब आप सोचो कि एम कहाँ से आया, वर्ड तो आपका ई से स्टार्ट हो रहा है, बट मैंने एस्टिमेटिंग को हटाकर एम से स्टार्ट, जो मैन पावर रिक्वायरमेंट जो फर्स्ट स्टेप है उसका शॉर्ट फॉर्म एम। अब आता है आर। आर क्या है? रिक्रूटमेंट, जो सेकेंड स्टेप था। थर्ड है एस। एस है आपका थर्ड स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस सिलेक्शन। पी है आपका फोर्थ स्टेप प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। टी है आपका फिफ्थ स्टेप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। पी है आपका सिक्स्थ स्टेप परफॉर्मेंस अप्रेजल। देन अगेन पी। कौन सा पी है ये? आई टोल्ड यू ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद कौन सा? प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। और जो लास्ट स्टेप है स्टाफिंग प्रोसेस का, जो है सी, ये है आपका कंपेंसेशन। तो आपको इस पूरे प्रोसेस को लर्न करने के लिए बस एक आपको ये एक एक्रोनिम लर्न करना पड़ेगा, मिसेस पीटी प्लस पीपीसी। आपको बहुत इजीली लर्न भी हो जाएगा सब चीजें, आपको टाइटल्स भी और आपको कंटेंट भी सब याद हो जाएगा, स्टेप्स भी याद हो जाएंगे। और आप प्लीज रिमेम्बर, आप इन्हें शफल मत करना, बिकॉज ये स्टाफिंग प्रोसेस है। स्टाफिंग प्रोसेस हमें बिल्कुल उसी स्टेप्स उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लर्न करना होता है। सो हियर वी कंप्लीट द स्टाफिंग प्रोसेस ऑफ चैप्टर 6 स्टाफिंग। होप यू वुड लाइक माय वीडियो, so please give it a thumbs up, do like, share, comment, subscribe and hit the notification bell. Thank you.